हेलो हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत ही एक बेहतरीन लेवल की चल रही होगी, मैं आशा करता हूँ। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज बीटीएससी जेई का डे नंबर शायद, हाँ, डे नंबर 23 है। ठीक है। अप्रोक्स कल तो हम लोग, हाँ, आज 23 है, कल हम लोग 22 किए थे, आज 23 है। ठीक है। आज डे नंबर 23 है, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग सेट का शुरुआत करते हैं। आप लोग को भी पता है, बस आप लोग कंटिन्यूअस के साथ लगे रहें। ठीक है। जो मैं पर डे जो बोलता हूँ, आज भी मैं वही बोलूँगा, कुछ नया नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग सब पुराने मेरे दोस्तों हैं, पुराने ऑडियंस हैं। ठीक है। तो अब बस और यही बोलूँगा कि थोड़ा प्रैक्टिस पे ध्यान दें। जितने भी पीछे जितने भी सेट हुए हैं, ठीक है, सारे का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है। किसमें? टेलीग्राम में। अब टेलीग्राम का लिंक क्या है भाई? लोग पूछेंगे टेलीग्राम कहाँ से, क्या है? तो टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कीजिएगा, क्या? सिविल, CIVIL, सारा कैपिटल लेटर में और ऑल। ठीक है, सिविल ऑल सर्च कीजिएगा। उसमें अभी 10 मेंबर्स कनेक्ट हुए हैं। ठीक है। तो इसी तरह सारे जितने भी पीडीएफ है, सारा पीडीएफ आपको उसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें, ताकि पर डे क्लास के बाद आपको विद इन पर डे क्लास के बाद आपको पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। और जो नया नया नोटिफिकेशंस आएंगे, ठीक है, सारा का जानकारी आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है। तो पहले आप लोग जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, सबसे मैं यही बोलूँगा कि पहले आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको टेलीग्राम से ही मिलेगा कि आज क्लास होगा या फिर नहीं होगा, मतलब सबसे पहले। ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ ऐसा कुछ है नहीं। मैं कंटिन्यू हूँ, बस आपको भी कंटिन्यू रहना है। ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए। ठीक है। जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जितने भी आपका दोस्त लोग हैं, यार लोग हैं, थोड़ा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उसके पास ये वीडियो पहुंचे। ठीक है। तब ना थोड़ा सा लोग को थोड़ा एनर्जी आएगा, तो फिर हम लोग और थोड़ा सा और बेहतर कंटेंट के पीछे हम लोग काम करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए बिना देरी का आज का मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। आज का आज तो कुछ शायरी उरी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कल से फिर से हम लोग लाएंगे। ठीक है। कुछ कोई कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हम्म देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान देना है। क्या है कि एज पर IS 456/2000 फॉर अल्टीमेट लिमिट स्टेट, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर असाइन फॉर ए कंक्रीट। बताए, कंक्रीट के केस में आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है? ये क्वेश्चन किसी भी भाई, किसी भी दोस्त से गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग पता नहीं कितना बार, हजारों बार इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे। ठीक है। तो चाहे कंक्रीट बोले या फिर आपका स्टील बोले, स्टील के केस में आपका दोनों का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है? कंक्रीट के केस में कितना होता है? 1.5। और आपका जो स्टील के केस में कितना होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर? 1.15। ये तो सबको पता है। ये क्वेश्चन में किसी की गलती भी नहीं होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। लेकिन इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा और क्या जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा अजम्पशन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अजम्पशन से क्वेश्चन स्टेटमेंट के बेस में आपको पूछा जा सकता है। और जैसे जितने भी आप एग्जाम देखे होंगे, तो आपको अधिकतर एग्जाम में आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसके जैसे लिमिट स्टेट आपका, जो आपका इसका जो अजम्पशन है, करीब 5-6 अजम्पशन है। ठीक है। जो कि आपको देखने को मिलता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स वाला। देखिए, अजम्पशन, अजम्पशन ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर, फ्लेक्सुरल मेंबर लिमिट स्टेट, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स।
ये यहाँ जो हम लोग 4-5 एजम्पशन पढ़ेंगे, आपको ये एजम्पशन से एजम्पशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और क्योंकि थोड़ा टॉपिक भी लाइट है और आने का भी चांसेस प्रोबेबल रहता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आप लोग पढ़ बताएं कि फर्स्ट आपका जो एजम्पशन होता है क्या होता है, बताएं। ये आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, ऐसा नहीं आप लोग बहुत बार पढ़ के भी आए हैं। तो बस मैं आपको थोड़ा सा उस पर क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा फाइननेस और प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ताकि आपको जो भी आप भूले भी होंगे तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है, प्लेन सेक्शन, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, क्या, प्लेन, प्लेन सेक्शंस रिमेन प्लेन आफ्टर आफ्टर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग। ये मेरा हो गया फर्स्ट एजप्शन। सेकंड एजप्शन हम लोग क्या बोल सकते हैं, द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में जो वैल्यू होता है कितना होता है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट और फिर आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में जो आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में जो आपका स्ट्रेन का वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द द मैक्सिमम स्ट्रेन, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट, अरे यार, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, कंप्रेशन फाइबर, कंप्रेशन फाइबर टेकन 0.0035 इन अ केस ऑफ ए क्या, बेंडिंग, इन अ बेंडिंग के केस में। ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, थर्ड इसका जंक्शन बताएं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट इज इग्नोर। क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट इज इग्नोर। एक कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग इग्नोर करते हैं, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर। ठीक है, थर्ड हो गया। अब फोर्थ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, थोड़ा बताएं आप लोग, फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेन, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन एनफोर्समेंट कितना होता है, कितना होता है मैक्सिमम स्ट्रेन, चलिए लिखते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन, मैक्सिमम, मैक्सिमम स्ट्रेन, स्ट्रेन इन टेंशन, टेंशन रेनफोर्समेंट in the section at failure should not be less than, shall not be less than, shall not be less than, कितना होता है, एफ वाई डिवाइडेड बाई 1.15 ES प्लस 0.002। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जितने पॉइंट आप लिखाए हैं सारा पॉइंट एग्जामिनेशन में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में अलग अलग स्टेटमेंट वाइज के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो सारा ये आपको 4 स्टेटमेंट है मेजर जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं, आए हुए हैं, इसलिए मैं चारों पॉइंट को लिखा दिया ताकि आपको रिकॉल हो जाए। बट आपको तो पहले से ही पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा कि नहीं, थोड़ा सा और जो मतलब जो अगर आप कुछ भूल भी जाते होंगे तो मैं लिखाने का पर्पस यही है कि थोड़ा सा उसको आप रिकॉल कर ले, देख ले, तो आपका माइंड में फिर से वो आ जाएगा
और जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे या फिर आप किसी भी मॉक टेस्ट मारिएगा तो आपको सबसे पहले माइंड में वो क्लिक करेगा और उस क्वेश्चन को आप सही करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं, इजी क्वेश्चन है ना जी। क्या है, इट इज फाउंड दैट द वेट ऑफ ए लिक्विड इज 15 न्यूटन विच मेजर 6 लीटर, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब मेरा वेट कितना है, 15 न्यूटन। ठीक है, और अब वॉल्यूम मेरा कितना है, 6 लीटर है। तो इसको क्या कि यहाँ सारा टर्म दिया गया है न्यूटन पर मीटर क्यू में दिया गया है, तो मेरा न्यूटन में सही है, लेकिन मैं जो मेरा लीटर में है इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर क्यू में। तो किसे होगा, 6 इंटू 10⁻³ -3। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 6 दूनी 12। देखिए तो दो से एक ही ऑप्शन है, दो वाला। जो सबसे पहले 6 से काटेंगे हम इसको, 6 दूनी 12, और तो दो वाला एक ही ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम इसको करेक्ट मार के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ना कि एग्जाम में पूरा काटने बैठिएगा। नहीं, अगर कभी भी एक टर्म आपको मिल रहा है और किसी में वो टर्म रिपीट नहीं है तो सबसे पहले वही आपका करेक्ट आंसर होगा और सबसे पहले उसको आप टिक करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये नहीं कि हम सारा पॉइंट बाय पॉइंट 6 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद काटेंगे, 6 दूनी 12, 3 बचा, फिर हम लोग काटेंगे, फिर 0 बैठा के 6 बचे 30 करेंगे। ऐसे नहीं करना है, तुरंत एकदम फर्स्ट एक मिल गया तुरंत आगे बढ़ना है। अगर 2 मिल जाता तो फिर इसको तुरंत हमको काट के आगे बढ़, टोटल काटना पड़ता। ठीक है दोस्त, तो थोड़ा सा एग्जाम का भी हम लोग एग्जाम का भी अप्रोच लगाए ताकि क्वेश्चन को सबसे पहले आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बताएं, ये क्वेश्चन बताने लगा है क्या, देखते हैं। चलिए, कैलकुलेट द एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ ए प्रॉपर्टी हुज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इतना दिया गया है, कंसीडर इट्स स्क्रैप वैल्यू कितना है, इतना दिया गया है, आफ्टर 30 ईयर, यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय ईयर। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का डिप्रिसिएशन का, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला होता है आपका, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना है देखिए तो, कि जीरो इसमें 1 2 3 4 5 जीरो है, 1 2 3 4 5। अगर हम 5 जीरो से 5 जीरो काट दें तो कोई दिक्कत है हमको, है कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास बस कितना बच गया, 30 यहाँ पे है, 30 टोटल कॉस्ट हो गया, -3 डिवाइडेड बाय कितना, 30। ठीक है दोस्त, चलिए फिर इसको सॉल्व कीजिए तो इजी हो गया, कितना हो गया, 27 डिवाइड बाय 30। इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आपका आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका जो आंसर है कितना है, 90,000 इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर है। ठीक है, इसको जो सॉल्व करके आपको जो वैल्यू आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका ये था स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला से, जो कि एनुअल डिप्रिसिएशन का मेथड है। स्ट्रेट लाइन हो गया आपका, फिर आपको क्या हो गया, परसेंटेज डिक्लाइन परसेंटेज मेथड हो गया। ये सारे मेथड जितने हैं सारे आपका डिप्रिसिएशन का ही मेथड है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ पता है, अच्छा क्वेश्चन है यार। द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच रिडक्शन इन वाटर कंटेंट विल नॉट कॉजेज ए डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज नोन एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट। ये क्वेश्चन तो किसी से गलती नहीं होना चाहिए, बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। इसका थोड़ा सा ये जो होता है, अरे यार, इसका जो ग्राफ बनता है, श्रिंकेज लिमिट हो गया, इस टाइप से कैसे बनता है बताएं, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है बताएं, ये आपका होगा सॉलिड, सेमी सॉलिड, उसके बाद प्लास्टिक, फिर लिक्विड। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट, उसके बाद ये क्या आपका होता है, प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है आपका, लिक्विड लिमिट। क्या, लिक्विड लिमिट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इसका भी सीक्वेंस पूछा गया एग्जाम में।
ठीक है, इसका WS है, WP है, WL, इसका भी सीक्वेंस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आपको ये जो टर्म है, सिरिंकेज लिमिट हो गया, पहले सिरिंकेज लिमिट आएगा, फिर आपका प्लास्टिक लिमिट आएगा, फिर आपका लिक्विड लिमिट आएगा, जो कि एग्जामिनेशन में इसका सीक्वेंस पूछा गया है, जो कि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, इसका जो आंसर हो गया डी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज फॉर एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट। एक्सपेंशन ज्वाइंट का हम लोग किस, इसका यूनिट क्या होता है पता है? रनिंग मीटर, क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर या क्विंटल? इसका तो आप लोग कभी गलती नहीं कीजिएगा, रनिंग मीटर होगा। और स्क्वायर मीटर में कौन कौन सा, स्क्वायर मीटर किसका किसका यूनिट होता है बताए? प्लास्टरिंग, क्या? ठीक है, स्क्वायर लिमिट, सॉरी क्या, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किसका किसका यूनिट होता है? प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग हो गया, उसके बाद पॉइंटिंग, पॉइंटिंग हो गया, प्लास्टरिंग पॉइंटिंग, उसके बाद बताए क्या? प्लास्टरिंग हो गया, पॉइंटिंग हो गया, उसके बाद कुछ बताएं, आप लोग भी बताएं। पुलिसिंग, पुलिसिंग हो गया, उसके बाद प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग प्लस पुलिसिंग, उसके बाद क्या बोलते हैं, टाइल, टाइल रूफिंग, टाइल रूफिंग। ठीक है, उसके बाद जेफरी वर्क, जेफरी वर्क। ये सारे जितने हैं, ये सारे का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्विंटल का थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। क्विंटल किसका किसका यूनिट होता है? क्विंटल किसका किसका यूनिट है तो बताएं थोड़ा सा। RCC, स्टील रेनफोर्समेंट, स्टील रेनफोर्समेंट। सेकेंड, रोल्ड स्टील रोल्ड स्टील जॉइस्ट, रोल्ड स्टील जॉइस्ट। उसके बाद इसके बाद बताएं थोड़ा। बैंडिंग वायर, बैंडिंग वायर। ये जितने टर्म है सबको हम लोग किस में मेजर करते हैं? आपका क्विंटल में मेजर करते हैं। ठीक है, मीटर क्यूब में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसका आंसर क्या था? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूजिंग फॉर एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट, जो कि हमको किसको मेजर करते हैं? रनिंग मीटर में। अच्छा, रनिंग मीटर में, रनिंग मीटर में हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? बताएं। देखिए, इसमें दो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? कि विथ रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉइल के केस में इसमें दो स्टेटमेंट दिया गया है, ए एंड आर। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको देखिए कहाँ पूछ रहा है, हाँ करेक्ट है। इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को टाइप में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हमको देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ठीक है, और दूसरा बात कि हमको करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर आप इनकरेक्ट दे देता है, और ये तो लोग पढ़ते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में दिया है, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ते हैं कि ये हमसे ये पूछ क्या रहा है, क्या वो करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। लोग पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पूछता है इनकरेक्ट, आप मार देते हैं करेक्ट, आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, तो इतना घबराहट, इतना जल्दी के चक्कर में ना रहे, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन भी जो होता है आपको कुछ नंबर से आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। ये रियलिटी है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है, असर्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉइल कंटिन्यू टू डिक्रीज विथ द इंक्रीज इन द ड्राई डेंसिटी ऑफ ए कॉम्पैक्टेड सॉइल। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि जैसे जैसे सॉइल कॉम्पैक्ट होता है, जैसे जैसे सॉइल कॉम्पैक्ट होता है, इट मीन्स क्या? मेरा ड्राई डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। ड्राई डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है मतलब मेरा कंपैक्टिव एफर्ट इंक्रीज कर रहा है। कंपैक्टिव एफर्ट इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, जो कि मेरा ये ऑप्शन है, ऑप्शन ही मेरा करेक्ट है। ये मेरा एकदम सही है। दूसरा देखते हैं क्या है, रीजन क्या है कि सॉइल एंड वाटर आर अ कंप्रेसिबल इन नेचर। एकदम गलत है। ठीक है, एकदम गलत है। कभी वाटर आप लोग सुने कि वाटर कभी कंप्रेसिबल इन नेचर होता है? कभी नहीं, जो कि मेरा ये गलत हो गया। इट मीन्स रीजन मेरा गलत हो गया, ये मेरा ट्रू हो गया, और मेरा बी मतलब ये जो हो गया, असर्शन जो है मेरा सही है और रीजन जो है मेरा गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसी टाइप से क्वेश्चन को बाइफरगेट करके आपको जितने भी पॉसिबल हो सके मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो और अगर आप लोग चैनल को थोड़ा सा मतलब सपोर्ट कर सकते हो तो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए क्या है कि नया चैनल शुरुआत हुआ है, तो आप लोग का सपोर्ट ही मेरा एक एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसी को एनर्जी का काम करता है, ठीक है। तो अगर जितना आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग और क्वांटिटी पे काम नहीं करेंगे, क्वालिटी पे काम करेंगे, ठीक है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आपको आने का चांसेस प्रोबेबल है, जैसे ये सब क्वेश्चन है जो कि मैं आपको भी करा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। आप कभी देखिएगा सर्च करके कहीं भी क्वेश्चन को, तो आपको देखिएगा कि नहीं अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं। लाइक बीपीएससी एई हो गया, ठीक है। आपका अलग अलग एएन जेईएन के जो भी पेपर होते हैं, खास करके एएन वाले, उस सब टाइप के आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को थोड़ा सा लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का मतलब यही है कि आपको सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगा, और आप वीडियो को थोड़ा सा आप लोग कमेंट भी करें, ठीक है, कि आपको किस टाइप का और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अभी फिलहाल आपका 2 बैचेज चल रहे हैं। अभी फर्स्ट में आपका चल रहा है बीटीएससी, जो कि आप लोग का टाइमिंग पता ही है, 8 से 9:30 के बीच में आपको पर डे एक वीडियो अपलोडेड होता है, और आप लोग उसको बहुत सारा प्यार भी देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका एसएससी जेई मेंस और यूपी ट्रिपल एससी जेई, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का एग्जामिनेशन अपकमिंग है, आने वाला ये, ठीक है। तो ये दोनों का बैच चल रहा है अभी। हालांकि आपका एसएससी जेई अभी थोड़ा ब्रेक लग गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक लगा नहीं है, बस उस पर थोड़ा काम चल रहा है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन करके आपको कराया जाएगा, ठीक है दोस्त। तो अभी उसमें भी एटलीस्ट हमको 4 या 5, हाँ 4 या 5 उसमें भी अभी सेट आ चुके हैं, ठीक है, किसमें एसएससी जेई मेंस वाले में, ठीक है। और उसमें भी अच्छे क्वेश्चन का तलाश किया जा रहा है, और आपको बहुत ही जल्द उसका सेट, जो कि मॉर्निंग का टाइम था 10 बजे, उस टाइम आपको वो सेट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके दोनों सेट को कवर करें। दोनों सेट में अच्छे खासे क्वेश्चन को कराया जा रहा है, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये नहीं कि हम लोग कल पढ़े आज भी क्वेश्चन रिपीट है। रिपीट वही क्वेश्चन होगा जो आपको भूलने लायक है, जो आप भूल सकते हैं वही क्वेश्चन रिपीट होगा। अदरवाइज जो क्वेश्चन आप बहुत बार देखे हुए हैं, आपको माइंड में बैठा हुआ, आपको माइंड में सेट है, वो क्वेश्चन रिपीट कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग तो समझदार समझदार तो है ही, ज़्यादा तो बोलने का ये नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है, स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। पी एंड क्यू 2 स्टेटमेंट है, किसके बेस पे, बेस्ड ऑन टेस्टिंग ऑफ ए नेचुरल बिल्डिंग स्टोन, ठीक है। अब बिल्डिंग स्टोन क्या, नेचुरल बिल्डिंग स्टोन, उसको हमको टेस्ट करना है, टेस्टिंग करना है, उसी के रिगार्डिंग से 2 स्टेटमेंट दिएगा, पी और क्यू 2 स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पी क्या है, और क्या पूछा है हमको, करेक्ट पूछा है। 2 चीज़ ध्यान रखना है जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। पहली बात, अगर आपको 2 स्टेटमेंट दिख रहा है तो फर्स्ट हमको क्या दिखना है कि विथ रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। जैसे इसमें क्या दिया गया, बेस्ड ऑन टेस्टिंग ऑफ ए नेचुरल बिल्डिंग स्टोन, ये मेरा हो गया टॉपिक जिससे हमको स्टेटमेंट दिया गया है। और सेकंड जो है आपका, इसमें क्या पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है जो कि आपको एग्जामिनेशन में फॉलो करना है, एग्जामिनेशन में अप्लाई करना है, ताकि आप बहुत जल्दी से जल्दी जल्दी नहीं, मतलब एक करेक्ट रास्ता में, करेक्ट वे में आप जा सके। लोग क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, और ये तो पढ़ लेते हैं लेकिन यहाँ नहीं देखते हैं, कभी कभी इनकरेक्ट रहता है, कभी करेक्ट रहता है, इस टाइप से रहता है, जिसके कारण आपका नंबर कभी कट सकता है। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमको क्या है, करेक्ट के बारे में हमको जानकारी देना है। देखिए फर्स्ट क्या है, द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द पीस और टेस्ट पीस ऑफ ए नेचुरल बिल्डिंग स्टोन टेस्टेड यूजिंग जॉनसन शेयर टूल। एकदम ये सही है कि जो हम लोग किसी भी नेचुरल बिल्डिंग स्टोन को उस पर शेयर स्ट्रेंथ चेक करने के लिए एलवेज हम लोग के कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, जॉनसन शेयर टूल। ये एक अपने आप में अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट आइटम पूछ गया है, अभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट टू फाइंड द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए नेचुरल बिल्डिंग स्टोन, ठीक है। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि नेचुरल बिल्डिंग स्टोन को शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, शेयर जॉनसन शेयर टूल एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, नेचुरल बिल्डिंग स्टोन को फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है, नेचुरल बिल्डिंग स्टोन टेस्टेड यूजिंग जॉनसन शेयर टूल इज estimated as a S equal to W by 2A, where W is the total maximum load
इंडिकेटेड बाय टेस्टिंग मशीन, ठीक है, और ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए टेस्ट पीस। एकदम ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें कोई तुमत नहीं है। 110% ये सही है। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, फॉर अ टेस्टिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए स्टोन एज पर IS 1126-1974 द ड्यूरेबिलिटी वैल्यू ऑफ द स्टेन शुड बी एक्सप्रेस इन ए परसेंटेज, एकदम गलत। ये भी स्टेटमेंट सारा सही है, लेकिन यहाँ जो लिख दिया ना कि एक्सप्रेस इन ए परसेंटेज, एकदम गलत। यहाँ कहता है एक्सप्रेस इन ए वेट, वेट में एक्सप्रेस करता है ना कि आपका परसेंटेज में, ठीक है। एक्सप्रेस इन ए परसेंटेज एज ए चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, एकदम सारा स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ जो लिख दिया कि परसेंटेज में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, एकदम गलत है। ये नहीं करते, परसेंटेज में नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, वेट में एक्सप्रेस करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। तो इट मीन्स खाली पहला मतलब पी सही है, तो पी मेरा किस में है, पी ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपको सही लग रहा है, मतलब ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, ठीक है दोस्त, समझ गए। इसी टाइप से आपको इसी बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, विच द फॉलोइंग, इसमें क्या देखना है, ट्रू देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ ट्रू देख लिए, तो स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है इसके, लेकिन यहाँ किसके रिगार्डिंग में दिया गया ये नहीं बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ट्रू तो हमको दिख गया कि ट्रू ट्रू हमको सही ढूंढना है, ठीक है। स्टेटमेंट ए और 8 दिया गया, फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व, फॉर अ हॉरिजॉन्टल कर्व द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इंक्रीज अलोंग द लेंथ ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व, एकदम सही है। आप लोग ट्रांजिशन कर्व पढ़े होंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में, फिर हम लोग वर्टिकल कर्व भी पढ़ते हैं, ठीक है। कभी ऐसा आएगा, कभी मैं ऐसा टॉपिक लेके आऊँगा जिसपे ट्रांजिशन कर्व को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको इस टाइप से बताऊंगा कि आपको सारे जो इसमें पॉइंट हैं सारे आपको माइंड में छप जाएंगे, ठीक है। बेसिकली अभी आप समझ आइए कि फॉर अ हॉरिजॉन्टल कर्व के केस में जो आपका जो होता है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो होता है इंक्रीज विद द लेंथ ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व, एकदम सही है। जैसे जैसे लेंथ हम मेरा इंक्रीज करता है, ठीक है, जैसे मेरा लेंथ मतलब सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जैसे ही इंक्रीज करता है, इट मीन्स कि जो आपका ट्रांजिशन कर्व जो होता है उसी के अलोंग ये इंक्रीज करता है, ठीक है। ट्रांजिशन कर्व के अलोंग ही हम मेरा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इंक्रीज करता है। ये अब क्या बोल रहा है, इन फॉर ए हॉरिजॉन्टल कर्व के केस में, ये जो कि सही है। सेकंड देखते हैं क्या है, इन ए हॉरिजॉन्टल कर्व द सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एट अ इंक्रीजिंग रेट विथ जीरो एट अ स्टार्टिंग सुपर एलिवेशन, ठीक है, एकदम सही है। हॉरिजॉन्टल कर्व हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जीरो प्रोवाइडिंग एट इंक्रीजिंग रेट, जीरो एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, सही है, जीरो एट अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड मैक्सिमम एट द एंडिंग पॉइंट, एकदम सही है। ट्रांजिशन कर्व, इसे हम लोग ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। ये आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, इसमें ना ही कोई गलत है ना ही ये है, ठीक है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, कहाँ है जी, दोनों सही है। ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी इज अ राइट आंसर, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए प्रिज्मेटिक कंप्रेशन मेंबर, द एक्चुअल लेंथ ऑफ प्रिज्मेटिक कंप्रेशन मेंबर इज फाउंड टू बी 3 मीटर, कितना है, 3 मीटर का है। कैलकुलेट इट्स इफेक्टिव लेंथ, हमको इफेक्टिव लेंथ निकालना है, ठीक है। देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ से कंडीशन है, इफ वन ऑफ इट्स एंड इज रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, सॉरी रिस्ट्रेन अगेंस्ट बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, क्या है, बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन है, एंड वन एंड इज रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन बट फ्री टू ट्रांसलेट, वो ट्रांसलेट के लिए फ्री है, बट उसमें जो आपका रोटेशन हो रहा है उसको रिस्ट्रेन किया जा रहा है। तो इसका वैल्यू कितना होता है बताएं आप लोग। देखिए ये समझ में आया, ये टर्म क्या बोल रहा है, इफ वन एंड इज रिस्ट्रेन अगेंस्ट बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ठीक है, जो मेरा एक एंड है उसको रिस्ट्रेन कर दिया जा रहा है। रिस्ट्रेन तो पहले से है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन हो रहा है, एंड अदर एंड इज रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, अदर एंड जो हो रहा है उसमें रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन हो रहा है, बट ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, बट फ्री इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लिए फ्री है, ट्रांसलेशन उसमें हो रहा है, ट्रांसलेशन इससे फ्री है। तो इसमें जो आपका इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव एल इफेक्टिव जो होता है कितना होता है जी, इस कंडीशन में 1.2L होता है, कितना होता है 1.2L, और 1.2 इंटू एल कितना मेरा 3 मीटर, 3 मीटर कितना हो जाएगा 12 या 36, 3.6 मीटर, 3.6 मीटर इज ए राइट आंसर, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। इसी टाइप से इसमें जितने भी हैं अलग अलग टाइप के भी जितने भी कंडीशंस इसमें होते हैं, ठीक है,
ये हो गया 1.2 मीटर हो गया, 1.2 एल हो गया, एक आपका आता है 2 एल होता है, फिर 1.5 एल होता है पार्शियली के केस में। तो ये सब टर्म और ये सब वैल्यू, इफेक्टिव लेंथ वाला वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जामिनेशंस में इफेक्टिव लेंथ वाला क्वेश्चन एक ना एक आपको देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था, इसका वैल्यू पूछता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा एडवांस हो गया है और आपका इस स्टेप में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन दे रहा है। कैलकुलेशन नहीं, इट मीन्स कि आपको जब वैल्यू याद रहेगा तो बेसिकली इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। बताएं क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू सर्वेइंग। ठीक है, सर्वेइंग के रिस्पेक्ट में दो स्टेटमेंट दिया गया और हमको क्या देखना है, करेक्ट वाला स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, ठीक है, दो दिया गया है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है। लेटिट्यूड ऑफ ए सर्वेइंग लाइन, लेटिट्यूड ऑफ ए सर्वे लाइन इज डिफाइंड एज इट्स कोऑर्डिनेट लेंथ मेजरिंग इन द डायरेक्शन, लेंथ मेजरिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स एज्यूम मेरिडियन। क्या है मेरिडियन डायरेक्शन, क्या है लेटिट्यूड का ये डिफिनेशन है। लेटिट्यूड ऑफ ए सर्वे लाइन इज डिफाइंड एज इट्स कोऑर्डिनेट लेंथ मेजरिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट एज्यूम मेरिडियन डायरेक्शन। एकदम रॉन्ग है, ये गलत है। लेटिट्यूड का कोऑर्डिनेट डायरेक्शन क्या होता है जी, लेटिट्यूड का कोऑर्डिनेट डायरेक्शन क्या होता है, और डिपार्चर का आपको पता है, डिपार्चर का भी पता है। डिपार्चर का क्या हो गया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ईस्ट और वेस्ट आपका क्या हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। और आपका जो लेटिट्यूड का हो गया क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, जो कि ये स्टेटमेंट गलत बोल रहा है, लेटिट्यूड के बारे में ये बता नहीं रहा है। दूसरा देखते हैं क्या है कि द टाइप ऑफ लेबलिंग इन विच लेवल आर टेकन ऑन ईच साइड ऑफ ए मेन लाइन एट ए राइट एंगल टू दैट लाइन in order to determine a vertical cross section of a surface of the ground is called differential leveling। क्या ये डिफरेंशियल लेवलिंग बोल रहा है क्या, देखिए तो मेन लाइन एट राइट एंगल, इस डिफरेंशियल लेवलिंग नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलवेज क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि डिफरेंशियल लेवलिंग बोलते हैं। इट मीन्स कि ये भी है स्टेटमेंट और ये भी है स्टेटमेंट, दोनों रॉन्ग है। ठीक है, और ऑप्शन पहला ही सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे दिया रहता कि नहीं क्रॉस सेक्शन लेवलिंग तो ये सही हो जाता। ये डिफरेंशियल लेवलिंग का डिफिनेशन नहीं है, जो कि ये बोल रहा है कि नहीं ये डिफरेंशियल लेवलिंग का है, जो कि सरासर गलत है। अब हम लोग कल की क्लासेस में 22 में कल के क्लासेस में हम लोग सारे लेवलिंग के बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़े थे कि प्रिसाइज लेवलिंग क्या होता है। प्रिसाइज लेवलिंग क्या होता है जी, कल मैं आपको बताया था ना क्या होता है, टू स्टैब्लिश ए बेंचमार्क, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसाइज लेवलिंग बोलते हैं, जो कि हम लोग कल के क्लास में हम लोग किए थे। ठीक है, और डिफरेंशियल लेवलिंग हम लोग जानते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। ठीक है, तो सारे आपको देखिए यही तो बोले थे आपको ना पहले कि सारा क्लास एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहता है। ठीक है, कल जो पढ़े अगला दिन उसी टॉपिक से कुछ अलग पूछा गया, कल पढ़िएगा आज वाले टॉपिक से कुछ टॉपिक यही रहेगा, कुछ अलग रहेगा। मतलब एक टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि नहीं एक दूसरे का रिलेशन, मतलब एक सेट से दूसरे सेट का रिलेशन इसलिए रखूँ ताकि एग्जामिनेशंस में उस टॉपिक से कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आपको अगर क्वेश्चन उस टॉपिक से आए तो आपसे छूटे नहीं। मेरा मेन मोटिव यही है, समझे ना। अच्छा, लेबलिंग का यहाँ पर हमको देने का क्या मतलब था, कोई मतलब नहीं था, नहीं देते हम, लेकिन देने का मकसद यही है कि जैसे हम लोग कल पढ़े थे लेवलिंग के बारे में, अलग अलग रेसिप्रोकल लेवलिंग, प्रिसाइज लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक है, तो आज पूछ दिया कि डिफरेंशियल लेवलिंग का इनमें से क्या ये डिफरेंशियल लेवलिंग का डिफिनेशन एकदम नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा मतलब इस टाइप से क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जब अपने अंदर जब इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये सब क्वेश्चन आपको सही होने लगेगा, गलती होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी और लगातार। ठीक है, कोई भी चीज़ को आप लगातार आप सारा सेट अभी तक देख रहे हैं तो आपको जरूर मतलब एनालाइज हो गया होगा कि सारा एक दूसरे से सेट इंटरलिंक्ड रहता है, ताकि ज़्यादा ज़्यादा हम लोग समझ सकते हैं आप प्रीवियस सेट और प्रेजेंट सेट में क्या डिफरेंस है आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
हाँ बताए, द रेनफॉल ऑन ए 5 सक्सेसिव डे ऑन ए कैचमेंट क्या है, 2, 6, 9, 5 एंड 3। ये आपका रेनफॉल रेनफॉल दिया गया है 5 सक्सेसिव डे में, ठीक है। इफ अ फाई इंडेक्स if phi index for a storm water is taken 3 centimeter per day, the total direct runoff from the catchment, बताएं टोटल डायरेक्ट रन ऑफ कैसे निकलेगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि देखिए रेनफॉल इज ग्रेटर देन फाई इंडेक्स, रेनफॉल जो हो रहा है वो ज़्यादा है किसके, फाई इंडेक्स से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेनफॉल इजकल टू, सॉरी रन ऑफ इजकल टू रेनफॉल नहीं, रन ऑफ इजकल टू क्या, ये रन ऑफ इजकल टू रन ऑफ इजकल टू क्या हो गया, रेनफॉल माइनस फाई इंडेक्स, ठीक है। अब मेरा रेनफॉल कितना है भाई, देखिए तो रेनफॉल मेरा कितना है, 3 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखते हैं। अच्छा ये देखिए तो आपका जो यहाँ एक और इसमें कंडीशन होता है, इफ क्या, कि रेनफॉल इज लेस देन फाई इंडेक्स इजकल टू फाई इंडेक्स, देन रन ऑफ इजकल टू 0। देखिए तो मेरा ये फाई इंडेक्स दिया हुआ है 3, ठीक है। और मेरा कंडीशन क्या है, रन ऑफ इज लेस देन, रन ऑफ जो है रन ऑफ इज लेस देन फाई इंडेक्स देखिए तो ये जो टोटल रन ऑफ दिया हुआ है कितना, ये 2 दिया हुआ है और यहाँ 3 है, ठीक है। क्या मेरा ये जो स्टोन वाटर फाई इंडेक्स 3 है, इट मीन्स कि वैल्यू ये फाई इंडेक्स ज़्यादा है। तो यहाँ जब मेरा फाई इंडेक्स ज़्यादा है, इट मीन्स जो मेरा रन ऑफ का वैल्यू होगा 0 हो जाएगा, होगा ना 0। जब मेरा ये जब रेनफॉल का वैल्यू कम है मेरा फाई इंडेक्स से, रेनफॉल का वैल्यू कम है फाई इंडेक्स से, इट मीन्स रन ऑफ इक्वल टू 0। रेनफॉल मेरा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब फाई इंडेक्स मेरा कम है, तो क्या मेरा रन ऑफ होगा, रन ऑफ नहीं होगा, तो ये मेरा रन ऑफ जो 0 हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट मेरा 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद प्लस करेंगे मेरा 6, और 6 से हम लोग माइनस करेंगे किसको, 6 - 3, ठीक है दोस्त। इसी तरह फिर हम लोग प्लस करेंगे, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या 9, 6 हो गया, फिर 9 - 3, ठीक है, प्लस क्या करेंगे 5 - 3, फिर प्लस 3 - 3, सॉरी 3 - 3। चलिए तो इसको देखते हैं क्या होता है, 6 में से 3 गया तो ये आपका 3 हो गया, प्लस 9 में से 3 गया तो 6 हो गया, प्लस 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, प्लस 3 में से 3 गया तो 0 हो गया, ठीक है। मतलब कितना हो गया, 3 9 2 11। देखिए तो 11 सेंटीमीटर इज राइट आंसर, 11 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो एसएससी का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, एसएससी का एग्जाम हुआ है, तो हमको लगता है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से, फाई इंडेक्स वाले टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। जो इस बार भाई लोग एग्जाम दिए होंगे दोस्त लोग, उसको पता होगा कि नहीं फाई इंडेक्स से क्वेश्चन था। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, कुछ मतलब बड़ा ये नहीं है, तोप नहीं था। आप लोग थोड़ा सा अगर पढ़े होते हैं तो जरूर आप लोग जो भी पढ़ के गए हैं वो सही करके आए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो पढ़ के गए हैं वो सही करके आए हैं, ठीक है। जो छोड़ के आए हैं, जिनसे नहीं बना है, उनसे बस यही थोड़ा सा जैसे यहाँ पर देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं था, जिनको पता था वो सही करके आए, जिनको पता नहीं था वो यहाँ पर क्या कर दिए होंगे जिसके कारण उसका आंसर गलती होने के चांसेस है, चाहे नहीं भी बनाए होंगे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो गया क्या, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ इजी क्वेश्चन है, ये तो पक्का नहीं बताएंगे। इन केस ऑफ वॉल्यूम बेचिंग follow for a क्या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सीमेंट कंक्रीट है, जनरली द वॉल्यूम ऑफ ए 1 बैग ऑफ ए सीमेंट इज कंसिडर्ड, बताए 1 बैग सीमेंट में कितना लीटर पानी होता है। इन केस ऑफ वॉल्यूम बेचिंग 1 बैग सीमेंट में कितना लीटर होता है, एक बैग सीमेंट में कितना लीटर उसमें सीमेंट होता है, वाटर नहीं, कितना एक बैग सीमेंट में कितना लीटर आपका, यहाँ तो प्रॉपर नहीं दिया। इन केस ऑफ वॉल्यूम बेचिंग फॉलो द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कंसिडरिंग जनरली द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज कंसिडर्ड एज 35 लीटर।
ये तो सबको रटा रटाया होगा, ये वैल्यू सबको रटा रटाया होगा, है कि नहीं? हाँ बताएं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको फिगर फिगर थोड़ा दिख रहा होगा भाई, ऐसा नहीं है, फिगर दिख रहा होगा। क्या है कि हाइड्रोलिक प्रेस है, देखिए आप लोग को थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, करेंगे फिर तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला बार से मैं इस टाइप का लाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा कलरफुल कर दूंगा ताकि आपको विजुअल होने में प्रॉब्लम ना हो। ए हाइड्रोलिक प्रेस हैज ए रैम, रैम ऑफ ए क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इसका एरिया दिया गया कितना है, 30 × 30 सेंटीमीटर दिया गया। एंड प्लंजर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन एरिया, प्लंजर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है भाई, 4 × 4 है। सो इन गिवन फिगर फाइंड द फोर्स एफ निकालना है, रिक्वायर टू ए लेफ्ट ऑफ ए लिफ्ट द वेट ऑफ कितना 30 kN। फोर्स निकालना है भाई, कैसे निकलेगा उसको बताएं। फाइंड द फोर्स, इसका इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। हम लोग कर सकते हैं कि इस फोर्स बाय एरिया, मतलब ये फोर्स डिवाइडेड बाय इसका एरिया और ये फोर्स डिवाइडेड बाय इसका एरिया, ठीक है, निकल जाएगा। देखिए फोर्स बाय क्या, एरिया ऑफ रैम, ठीक है, बाय इसका एरिया क्या, एरिया बाय रैम, ठीक है। इसी तरह फोर्स बाय क्या, प्लंजर, फोर्स बाय प्लंजर, प्लंजर का ही एरिया दिया हुआ है ना, प्लंजर डिवाइडेड बाय क्या, एरिया बाय किसका, प्लंजर का, ठीक है। हमको इसका वैल्यू पता नहीं है, तो हमको इसका वैल्यू तो पता है कि कितना रैम का फोर्स कितना, इस पर कितना फोर्स आ रहा है, 30 का, देख रहे हैं वेट कितना है 30 kN। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 30 लिख दिए, जिसका एरिया कितना दिया हुआ है रैम का, देखिए तो एरिया रैम में, रैम का एरिया कितना है 30 × 30, ठीक है। हमको ये निकालना है, तो यहाँ गुना कर देंगे तो ये मेरा इक्वल टू ये वैल्यू बाहर आ जाएगा, एफ प्लंजर आ जाएगा ना। और एरिया प्लंजर कितना है जी, एरिया प्लंजर 4 × 4, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सीधे आंसर नहीं आ जाएगा, 30 से 30 काट दीजिए, 4 16 और 30 को डिवाइड दीजिए, जो आपका जो वैल्यू आएगा आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से यहाँ काट दीजिए, सीधा सीधे कट गया, ये बच गया, यहाँ कितना हो गया, ये हो गया आपका 16 डिवाइडेड बाई 30। जब 30 में आप 16 को डिवाइड दीजिएगा, ठीक है, तो पॉइंट 10 ऊपर आएगा, 30 × 25 150, 5 150 160 है 5, देखिए तो आपका ये वैल्यू होगा चाहे ये वैल्यू होगा, ठीक है। 150, तो यहाँ बच गया कितना 10 बच गया, 1 0 और 30 दिया 90, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 5 3। ज़्यादा देखना ही नहीं है, 2 वैल्यू मिल गया, सीधे आपको आंसर मार के आगे बढ़ना है दोस्त, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बताए, स्टडी द गिवन एस्टिमेट फॉर ए कंस्ट्रक्शन फॉर ए proposed hospital building and identify the estimate that does not belong the category of a preliminary estimate। बताएं, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब नोट पूछ रहा, कौन बिलोंग नहीं कर रहा सो पूछ रहा है इसमें से। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ ए प्लिंथ एरिया एंड प्लिंथ एरिया यूनिट रेट एंड प्लिंथ एरिया ऑफ हॉस्पिटल, ये सही है, ये आपका प्रीलिमिनरी एस्टिमेट में बिलोंग करता है। एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ रेट पर यूनिट लेंथ ऑफ ए वॉल एंड लेंथ ऑफ ए वॉल ऑफ ए हॉस्पिटल, ये भी बिलोंग करता है। एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क इन अ बिल्डिंग एंड देयर रिस्पेक्टिव यूनिट रेट, ये नहीं बिलोंग करता है, ये आपका डिटेल एस्टिमेट के बारे में बता रहा है, ठीक है, ये आपका डिटेल एस्टिमेट के बारे में बता रहा है। एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ ए रेट पर बेड एंड नंबर, मतलब ये भी आपको हॉस्पिटल के बारे में बता रहा है, मतलब ये आपका भी प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के बारे में बता रहा है। लेकिन ये जो हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं बता रहा है। आपको क्या पूछ रहा था, नॉट, कौन बिलोंग नहीं करता है, सी ऑप्शन बिलोंग नहीं करता, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके दोस्त, सी जो है करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट बताएं, अच्छा क्वेश्चन है कि द मिनिमम लेंथ ऑफ ए टंग रेल इन अ केस ऑफ ए ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक,
ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक के केस में टंग रेल का लेंथ, मिनिमम लेंथ कितना होता है? हम्म मिनिमम लेंथ ऑफ ए टंग रेल कितना होता है जी? 3.66 मीटर। ठीक है, 3.66 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 3.66 मीटर। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बताएं, फ्रेंच पॉलिश इज अ टाइप ऑफ ए विच इज यूज टू हैड द ग्रेन डिफेक्ट ऑन अ हार्डवुड सब्सटेंस इज नोन एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? स्प्रेड वर्निश, या स्पल्ट वर्निश, या फ्लैट वर्निश, या फिर वाटर वर्निश? हम्म क्या कर रहा है? सरफेस, जो मेरा सरफेस को हाइड कर रहा है, ठीक है, यूज इट टू हाइड द सरफेस डिफेक्ट। सरफेस पे जो आपका हार्डवुड के सरफेस पे जो डिफेक्ट आया है उसको हाइड कर दे रहा है। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं वो सरफेस। ठीक है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कौन से किस टाइप के वो वर्निश होता है? जो सरफेस को हाइड कर देता है वो किस टाइप का वर्निश होता है? स्प्लिट वर्निश होता है, अस्फल्ट वर्निश होता है, फ्लैट वर्निश होता है, एंड वाटर वर्निश होता है। तो आपका जो इस टाइप का जो डिफेक्ट को हाइड कर देता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिरिट वर्निश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिरिट वर्निश बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि असफल्ट वर्निश क्या होता है, फ्लैट वर्निश क्या होता है, और आपका वाटर वर्निश क्या होता है। देखिए, तो वाटर वर्निश का यूज हम लोग कहाँ, वाटर वर्निश का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आप लोग ये पहले बताएं। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार पहले भी कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। वाटर वर्निश का यूज मेनली हम लोग करते हैं वॉल पेपर बनाने में। ठीक है, वॉल पेपर आप लोग देखे होंगे। ठीक है, वॉल पेपर बनाने में हम लोग करते हैं किसका? वाटर वर्निश का। लिखते हैं इट इज यूज फॉर वॉल पेपर और मैप। मैप के ऊपर जो देखते हैं, जो मैप हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग भारत का मैप जिसमें बना हुआ रहता है वो किस टाइप के वर्निश से बना रहता है? आपका वाटर वर्निश से बना हुआ रहता है। ठीक है, फिर आप क्या, आपका asphalt वर्निश। asphalt वर्निश का यूज मेनली हम लोग करते कहाँ पे करते हैं? सोप फैब्रिकेशन वर्क में। ठीक है, स्टील जो आप लोग देखते हैं, जो भी आपका जहाँ पे ग्रिल उरिल बनाता है, गेट वुड बनता है जो दुकान में, वहाँ पर जो आपका उस पर जो आपका पेंट अप्लाई करता है, ठीक है, वो आपका किस टाइप का वर्निश अप्लाई करता है? तो asphalt वर्निश यूज करता है। इट इज यूज फॉर, हम लोग लिखेंगे इट इज यूज फॉर सॉफ्ट फैब्रिकेशन वर्क। सॉफ्ट फैब्रिकेशन वर्क। ठीक है, जैसे हम लोग स्टील उस्टील का जहाँ पे काम होता है ना, वैसे शॉप में वहीं पे उसी टाइप के शॉप में जनरली आपका अस्फल्ट वर्निश का यूज किया जाता है। आप लोग देखे होंगे अस्फल्ट। अब हो गया स्पिरिट वर्निश क्या होता है? स्पिरिट वर्निश को हम लोग कितने नाम से जाना जाता है? पहले हम लोग ये लिख लें कि इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये नाम तो आप लोग पकड़ लीजिए कि फ्रेंच पॉलिश वर्निश, इसी को बोलते हैं फ्रेंच पॉलिश। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? लिक्वर भी बोलते हैं, लिक्वर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? सैलिक बोलते हैं, सैलिक वर्निश भी बोलते हैं। ये आपका चार नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका लिक्वर और आपका सैलिक वर्निश। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि अलग अलग एग्जामिनेशंस में देखे गए कि इसका और क्या, इस स्प्रेड वर्निश को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ गए? एक होता है वाइल्ड वर्निश। वाइल्ड वर्निश ये मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश है, मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश, मोस्ट ड्यूरेबल। इट इज यूज फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इसका यूज हम लोग अंदर में भी कर सकते हैं, रूम के अंदर भी और रूम के बाहर भी कर सकते हैं, दोनों साइड हम लोग यूज कर सकते हैं किसको? वाइल्ड वर्निश को। ठीक है, और ये मोस्ट ड्यूरेबल होता है। ये भी पूछा गया कि पांच चार को ऑप्शन दे देगा कि पूछेगा इनमें से सबसे मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश कौन है, तो वाइल्ड वर्निश से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो आप लोग देख लीजिए किस टाइप से सारे ऑप्शन का बायफॉर्केट किया जाता है। ठीक है, ये आपका 360 एक्सप्लेनेशन है। क्या है? 360 एक्सप्लेनेशन। ठीक है,
इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? इन ए सेचुरेटेड सॉइल द इनिशियल कंसोलिडेशन इज मेनली ड्यू टू। सेचुरेटेड सॉइल है इनिशियल कंसोलिडेशन, इसमें क्या 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 होता है? पहला आपका हो गया इनिशियल कंसोलिडेशन, दूसरा क्या होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन, तीसरा क्या हो गया सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ठीक है, तो जो पूछ रहा है इसमें कि इन ए सेचुरेटेड सॉइल, सॉइल किस टाइप से? सेचुरेटेड सॉइल है, तो पूछ रहा है कि द इनिशियल कंसोलिडेशन इज मेनली ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ए सॉइल पार्टिकल, कंप्रेशन ऑफ एयर, एक्सपेलेशन ऑफ एयर इन अ वॉइड, या फिर कंप्रेशन ऑफ ए वाटर मोलिक्यूल। बताएं, इनिशियल कंसोलिडेशन में सबसे पहले क्या होता है? कंप्रेशन ऑफ ए सॉइल सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड पार्टिकल कंप्रेस होता है, या फिर आपका एयर कंप्रेस होता है, एयर इन ए वॉइड। तो याद रखिएगा, अगर इनिशियल कंसोलिडेशन बोला इट मीन्स कि कंप्रेशन ऑफ ए सॉलिड पार्टिकल सबसे पहले, मेनली ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ए सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल कंसोलिडेशन में जो आपका सॉलिड पार्टिकल है उसको कंप्रेस किया जाता है इन केस ऑफ ए सेचुरेटेड सॉइल। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड जो आपका होता है क्या बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन, जो आपको पता ही है। ठीक है, डिक्रीज उसका जो जैसे ही आपका पानी उससे प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या होता है, जैसे ही हम लोग लोड अप्लाई करते हैं उससे पानी बाहर निकलता है। पानी जब बाहर निकलता है, एक्सपेलेशन ऑफ वाटर जब बाहर होता है, इट मीन्स कि उसका जो सॉइल का जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्या होता है? सेकेंडरी कंसोलिडेशन में यही होता है कि जो पानी प्राइमरी कंसोलिडेशन में बच गया है वो अब सारा पानी किसमें कम होगा, मतलब पानी किसमें सारा कम हो जाएगा, किसमें? सेकेंडरी कंसोलिडेशन में। सेकेंडरी कंसोलिडेशन में आपका कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, और उसमें आपका इफेक्टिव स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। हाँ बताएं, ये सब क्वेश्चन तो आप लोग हवा में उड़ा दीजिएगा जी। आप लोग इतना बार ये सब क्वेश्चन करवा दिए हैं कि आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग आंसर मार देते हैं। बताएं, इसके क्या होगा? क्यूक सेटिंग सीमेंट, लोहेट सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट। पहली बात हम लोग आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मैच ऑफ द फ्लोइंग वाले क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में देना है कि सबसे पहले हमको उस टाइप को हमको चुनना है। अगर हमको इस साइड से देखना है कि हमको मान के चलिए कि हमको सबसे पहले जो आता है हमको उसको मैचअप कर लेना है। ठीक है, जैसे हम जान रहे हैं कि हमको लोहित सीमेंट के बारे में हमको अच्छा से पता है। ठीक है, अब लोहित सीमेंट के बारे में पता है तो चलिए पहली बात हम लोग उसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसको मैच कर लेते हैं। क्या है जी? देखिए क्या है, क्यूक सेटिंग सीमेंट और लोहित सीमेंट। ठीक है, लोहित सीमेंट यूजिंग रिड्यूस डाई कैल्शियम सिलिकेट कांस्टेंट एज कंपेयर टू दैट यूज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। रिड्यूस करता है, एकदम गलत। डाई कैल्शियम सिलिकेट लोहित सीमेंट में इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि रिड्यूस करता है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये गलती हो गया, मतलब दूसरा नहीं होगा, दूसरा इसमें ये नहीं होगा, दूसरा इसमें ये भी नहीं होगा, जो आपको बच गया वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैच दी फॉलोइंग नहीं है, इसमें सीधा सीधे दे दिया गया है कि इसका स्टेटमेंट ये होता है, इसका स्टेटमेंट ये है, इसका स्टेटमेंट ये है। इनमें से आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले हम लोग यही समझ गए कि लोहित सीमेंट में आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज इंक्रीज करता है। ठीक है, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का वैल्यू डिक्रीज करता है, प्रोपोर्शन डिक्रीज करता है। ठीक है, जो कि यहाँ बोल रहा है कि डाई कैल्शियम सिलिकेट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, जो कि सरासर ये गलत है। ठीक है, गलत है, और आपका जो बच गया रेस्ट में आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का इसमें क्या है, सीमेंट कंटेन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कंटेंट नॉट बी मोर देन 5%, एकदम सही है। ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 5% से ज़्यादा नहीं होता है, किसमें? सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट में। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए हम लोग इसका जो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ए कोर्स एग्रीगेट इन ए मीटर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ ए फाइन एग्रीगेट। अच्छा, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ए कोर्स एग्रीगेट,
वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड सीमेंट, तीनों को निकालना है। देख रहे हैं अलग अलग सबका वैल्यू दिया गया, इट मीन्स कि हमको तीनों को निकालना है। ठीक है, रेशियो क्या दिया गया, सबसे पहले हम लोग रेशियो देखेंगे। रेशियो क्या है, 1:2:4 है। ठीक है, इसमें ड्राई डेंसिटी, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना 1.54 बोल दिया गया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे जी, बताएं क्या निकालेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे निकलेगा, आपका ड्राई डेंसिटी कितना है 1.54 डिवाइडेड बाई रेशियो 7। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना आएगा 0.22 मीटर क्यूब। ठीक है, 0.22 मीटर क्यूब आपका क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया। ठीक है, अब हमको जब ये वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया है तो हमको अब क्या निकाल लेते हैं, 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट में कितना, 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट में कितना, देखिए यहाँ लिख गया है कि 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1500 kg। ठीक है, 1500 kg, 1500 kg बाई वेट, इसका वेट कितना कंसिडर किया गया 1500 kg। ठीक है, ये 1 मीटर क्यूब इतना है तो मेरा कितना आ गया वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 0.22। तो बोल सकते हैं कि 22.22 मीटर क्यूब में 0.22 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा, 1500 गुना 0.22। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा कितना होगा, 1500 गुना 22 आप सॉल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा जी, 22 गुना 15, 22 गुना 15 आपका हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 22 और 330, 330 ये आपका क्या आ गया केजी, ये आपका सीमेंट आ गया। ठीक है, सीमेंट कितना 330 kg। देखिए तो हम लोग एक ही निकाले सीमेंट के बारे में, सारा ऑटोमेटिक आंसर मिल गया हमको। सीमेंट निकाले, सीमेंट का आपका आंसर आ गया 330 kg। ठीक है, अगर इसी तरह हम लोग कैसे निकालना पड़े क्या, ये आपका सीमेंट आ गया, फिर हमको क्या बोला कि वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट। अब फाइन एग्रीगेट हमको निकालने के लिए कैसे निकलेगा, फाइन एग्रीगेट कितना है, फाइन एग्रीगेट का वैल्यू कितना है, कितना है जी, बताएं कितना है, फाइन एग्रीगेट 2 है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना हो गया आपका, हो जाएगा 2/7 गुना 1.54। ठीक है, यहाँ से इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जो आपका आएगा वो यहाँ से आप मैच कर लीजिएगा, मतलब 0.44 आएगा, 0.44 मीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या कीजिएगा, कितना है 4/7 गुना 1.54, यहाँ सब सॉल्व कीजिएगा, जो आपका वैल्यू आएगा 0.88 आपका मीटर क्यूब। इट इज ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। हाँ, कैलकुलेट द थियोरेटिकल वेट ऑफ ए स्टील बार ऑफ ए लेंथ 8 मीटर दिया गया है, और जिसका डायमीटर जो है कितना है 20 mm है। टेक अ डेंसिटी ऑफ ए स्टील इतना दिया गया है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, थियोरेटिकल वेट निकालना है। किससे निकलेगा, वेट इजकल टू, पहली बात कि हमको पाई d²/4 इंटू L इंटू, ये आपका हो गया थियोरेटिकल वेट निकालने का फॉर्मूला। फार्मूला क्या है ये तो आपको पता ही होगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं पता है। पहले इसका जो एरिया दिया गया किसमें डायमीटर में, तो पाई/4 d² करेंगे हम लोग। ठीक है, इंटू लेंथ कितना 8 मीटर, इंटू जो डेंसिटी दिया है मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। पाई बाई डाई कितना है 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू एल कितना है 8, एल कितना है 8 मीटर, 8 इंटू क्या 7850, बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका जो आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, रोड टाइप मिनिमम रोडवे विड्थ, सिंगल लेन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, सिंगल लेन अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, सिंगल लेन विलेज रोड। बताएं, सिंगल लेन, बताएं सिंगल लेन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या मिनिमम रोडवे विड्थ क्या 5.75 होता है, ना कितना होता है बताएं आप लोग, ये आपका 4.75 होता है, 4.75 मीटर, जो कि इसमें बोला गया कितना 5.75 मीटर, मतलब ये वाला नहीं होगा, या अगर ये है पहला है, सॉरी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये मेरा थर्ड है। ठीक है,
सिंगल लेन अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में 4.75 मीटर होता है, एकदम सही है। ठीक है। और देख रहे हैं कि सिंगल लेन विलेज रोड में कितना 4 मीटर होता है मिनिमम रोडवे विड्थ, एकदम सही है। मतलब दूसरा तीसरा किस में, सी मेरा इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्त। सिंगल लेन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में आपका कितना होता है, इसमें बोल रहा है कि मिनिमम रोडवे विड्थ 4.75 मीटर होता है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है 5.75 मीटर होता है, जो कि ये सरासर गलत है। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, टेबल क्या है भाई, टेबल आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हो गया क्या, रोड टाइप। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, रोडवे विड्थ। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया आपका टीरेन, किस टाइप से, ये आपका प्लेन टीरेन है और एंड रोलिंग टेरेन है। क्या, रोलिंग टेरेन है। यहाँ पर क्या है, मोन्टेनियस टेरेन है एंड स्टीप टेरेन है। ठीक है, ये आपका टेरेन हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर रोडवे टाइप किस टाइप से है। पहला आपका क्या है, नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। तीसरा क्या है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, और चौथा क्या आपका विलेज रोड। ठीक है, ये आपको तो सबको पता होगा। इसका वैल्यू आप लोग बताए कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे केस में आपका प्लेन टेरेन और रोलिंग टेरेन में कितना इसका रोडवे विड्थ होता है, ये आपका 12 होता है। ठीक है, ये 12 हो गया। इसके बाद आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कितना होता है, ये आपका 9 होता है। ठीक है, ये कितना होता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में आपका प्लेन टेरेन के केस में 7.5 से आपका 9 हो गया, और ये आपका 7.5 हो गया। ठीक है दोस्त, इसी तरह आप आ जाइए यहाँ पे क्या ये मोन्टेनियस टेरेन एंड स्टीप टेरेन के केस में आपका नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे का जो रोडवे विड्थ होता है कितना होता है, 6.2 से 8.8 होता है। ठीक है, किसके केस में, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के केस में। ठीक है, इसी तरह आप आइए मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में तो कितना होता है, 4.75 होता है। ठीक है, इसी तरह आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के केस में भी आपका कितना होता है, 4.75 होता है। और आपको जो विलेज रोड के केस में होता है कितना होता है, किसके केस में, विलेज रोड के केस में आपका माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 4 मीटर होता है। ठीक है, जो कि हमको पूछा गया था, क्या पूछा गया था, सिंगल लाइन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहाँ पर है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, 4.75 होता है, जो कि यहाँ पर क्या है 5.75 बोल रहा है, जो कि ये ऑप्शन मेरा सरासर गलत है। मतलब ए वाला गलत है, ए इसमें था ये गलत है, 1 इसमें ये गलत है, 1 इसमें ये गलत है, मतलब जो दूसरा और तीसरा है ये मेरा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। ये टेबल को आप लोग याद रखें। ठीक है, बताएं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ नॉइज। बताएं, नॉट अ इफेक्ट ऑफ नॉइज का इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं है, हियरिंग लॉस, स्लीपनेस, हाई ब्लड प्रेशर, फ्लोरोसिस। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर बोला जाए तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, फ्लोरोसिस जो है इसका नॉट अ इफेक्ट ऑफ नॉइज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। और ये आपका इफेक्ट वाला है, ये भी आपका इफेक्ट वाला है, हाई ब्लड प्रेशर भी आपका इफेक्ट वाला है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। बताए, इजी क्वेश्चन है, नॉट ए बिलोंग इन अ कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। आप दोनों बताएं कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट का जो होता है अलग अलग कंपोनेंट बताएं। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट में क्या होता है और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में क्या होता है। पहले आप इसका आंसर बता दें कि क्या पूछ रहा है कि एयर पोल्यूटेंट दैट डज नॉट ए बिलोंग इन द कैटेगरी ऑफ ए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। इनमें से 4 जो अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन बिलोंग नहीं करता है किसमें, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में। बताएं कौन बिलोंग नहीं करता है जी। सेकेंडरी पूछ रहा, ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी। ठीक है, तो आपका जो ये हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप ये आपका सेकेंडरी में इन नहीं करता है, सेकेंडरी का ये कैटेगरी नहीं है। बाकी ये जो रेस्ट आपको बचा हुआ है, ओजोन हो गया आपका, फोटोकेमिकल स्मोक हो गया, पैन हो गया, ठीक है, ये आपका जो हो गया, और फिर आपका स्मोक हो गया, एक हो गया फोटोकेमिकल स्मोक होता है, एक स्मोक भी होता है। ठीक है, ये सारे जो है आपका सेकेंडरी, ये आपका ये तीनों जो है क्या है आपका
सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, ये जो आपका जो हेलोजन हो गया, ठीक है, सल्फेट का ऑक्साइड्स भी जितने होते हैं और हेलोजन ग्रुप जितने होते हैं, ये सारे आपका क्या है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। ठीक है दोस्त, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखें क्या है, आइडेंटिफाई द डिकेन फॉर्मूला। क्या होता है डिकेन फॉर्मूला, सी डी इंटू ए के पावर 3/4। ऑप्शन नंबर डी सी इज राइट आंसर। ठीक है, शायद ये सब तो आपको पता ही होगा। ये किसका फॉर्मूला है बताएं, ये किसका फॉर्मूला है, क्या सी डी इंटू ए के पावर 2/3 किसका फॉर्मूला बताएं, 2/3 किसका फॉर्मूला है जी, रिब्स मेथड, रिब्स फॉर्मूला, रिब्स फॉर्मूला। एक होता है इंग्लिश फॉर्मूला, इंग्लिश फॉर्मूला क्या होता है, इंग्लिश फॉर्मूला रूट अंडर 123, ओ नहीं 123 रूट ए, या फिर इसको और क्या बोल सकता है, इसको बोल सकता है 123 इंटू ए के पावर 1/2। ठीक है, इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे टर्म को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, तो इसका ऑप्शन जो हो गया क्या हो गया, डिकेन फॉर्मूला क्या था, डिकेन फॉर्मूला 3/4, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, बताए इनकरेक्ट पूछ रहा है, सबसे पहले आप ये देखा कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, गलत हमको देखना है, किसके रिस्पेक्ट में देखना है, क्या है, रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिजाइन फैक्टर ऑफ ए रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है, हैवी का क्वेश्चन है, पेमेंट वाले चैप्टर से उठाया गया है। चलिए देखते हैं आप क्या है, इनकरेक्ट पूछना है ना, इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सा गलत है देखते हैं। रिजिड पेमेंट डज नॉट गेट डिफॉर्म टू ए शेप ऑफ द सपोर्टिंग लेयर बिलो इट, रिजिड पेमेंट डज नॉट डिफॉर्म टू द शेप ऑफ ए सपोर्टिंग लेयर बिलो इट, एकदम सही है, लेकिन ये नहीं होगा, ये सही है लेकिन यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है। द लोअर लेयर ऑफ ए फ्लेक्सिबल पेमेंट, द लोअर लेयर ऑफ ए फ्लेक्सिबल पेमेंट फेस स्ट्रेस ऑफ ए लेसर मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू द पेमेंट सरफेस डायरेक्टली अंडरगोज टू द व्हील, एकदम सही है ये। द स्ट्रेस इन ए रिजिड पेमेंट आर एनालाइज्ड बाय यूजिंग द प्लास्टिक थ्योरी एज्यूमिंग दैट द पेमेंट इज रेस्टिंग ओवर ए रिजिड पेमेंट, एकदम ये गलत है। अब बोलिए कैसे, ये प्लास्टिक थ्योरी नहीं होता, ये होता है इलास्टिक थ्योरी, इलास्टिक थ्योरी होता है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, प्लास्टिक थ्योरी है। ये बेटी सरासर ये गलत हो गया यहीं पे, और हमको इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चौथा हमको देखने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है दोस्त, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, फॉर ए स्टडी आइडियल फ्लो इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ ए फ्लूइड इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एज बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन ये तो आप लोग किए ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डील्स विद लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। एक और क्या आता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में क्या आता है, वाइब्रेशन हो गया, क्रैकिंग हो गया, ये सारे जो भी है वाइब्रेशन, क्रैकिंग, डिफॉर्मेशन, ये सारे क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विस, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इट मीन्स क्या, डिजाइन लोड, मैक्सिमम डिजाइन लोड, द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर अंडर द मैक्सिमम डिजाइन लोड, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। क्या है, ए इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताएं, टेक्सटुरल क्लासिफिकेशन ऑफ ए सॉइल इज बेस्ड ऑन है, किसके बेस्ड होता है, ग्रेन साइज ओनली। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पता ही है ये टेबल के बारे में। ठीक है, ये बताएं, स्टॉर्म वाटर इनलेट कैच बेसिन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। फ्लशिंग मैन होल प्रोवाइडेड टू एडमिट द सरफेस रन ऑफ सीवर प्रोवाइडेड एट द हेड ऑफ ए सीवर प्रोवाइडेड टू स्टॉप द एंट्री ऑफ ए हैवी डिब्रीज, एकदम। बताएं इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है, मैच द फॉलोइंग आपको करना है।
तो हम लोग जानते हैं कि कैच बेसिन क्या होता है, ये एलवेज हैवी डिब्रीज को रिमूव करता है। ठीक है, हैवी डिब्रीज लाइक सैंड ग्रेवल जो होते हैं पार्ट्स, बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, उसको रिमूव करता है। ठीक है, तो कैच बेसिन मतलब बी का 2 का सी किस में है भाई, 2 का सी एक ही ऑप्शन एन में है, खाली सी में है ये, तो सी को मार के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सी को मार के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज का सेट यहीं पे कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी था, आप लोग देखे भी हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास जो होगा, और नेक्स्ट क्लास में साथ ही साथ आपको अब एसएससी जेई के मेंस वाले और यूपी ट्रिपल एससी जेई के जो क्वेश्चन का सेट हम लोग बीच में जो रुक गया है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, मैं तो मेरे मित्र लोग हैं, जितने मेरे यार हैं, सारे क्लासेस को आप लोग कंटिन्यू रखें और चैनल को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं भाई, मेहनत तो लग रहा है ना आपके लिए। मैं जब बोल चुका हूँ कि कंटिन्यूअस टिल दी एग्जाम तक आपको मेरे लिए मैं कंटिन्यू रहूँगा, बस आपको चैनल को थोड़ा सा और सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, ताकि हम लोग थोड़ा सा और करीब जा सकें। ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर कर दें, लाइक करने में नहीं भूलें, और कमेंट करना नहीं भूलें। कमेंट आप लोग जरूर करें। ठीक है, कमेंट से क्या होता है कि आप लोग कहाँ पे, आप लोग कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग वो जरूर आप लोग कमेंट में दें। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट आपको कैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है आप लोग वो भी बताएं, कि आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए, मतलब जैसा भी क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट में तो लिखिएगा, तभी तो हमको समझ में आएगा कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन का डिमांड चल रहा है, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन को मैं फिर से फ्रेम करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।